ईरान के पास 408 किलोग्राम यूरेनियम थी, वो कहाँ चलेगी है, पूरी दुनिया परेशान है। और बल्कि कुछ लोगों का कहना ये है कि वो रशिया के पास है और अब रशिया ईरान के लिए एटम बम बना रही है। किस हद तक बात दुरुस्त है ये हम आपको आज के व्लॉग में पूरी तफसील से बताएंगे और आपको ये भी बताएंगे कि न्यूक्लियर प्लांट होता क्या है, ये काम कैसे करता है और क्या ईरान का न्यूक्लियर प्लांट्स जो है या प्लांट्स जो हैं क्या वो ख़त्म हो गए हैं वाकई, ये भी पूरी डिटेल के साथ आपको इसी व्लॉग में बताया जाएगा। और इसके साथ साथ अमेरिका ने न्यू नॉर्मल का ऐलान कर दिया है। उन्होंने बताया कि अमेरिका की जो सफारतकारी है अब हमने उसका रुख तब्दील कर दिया है। आने वाले दिनों में अमेरिका पूरी दुनिया के साथ क्या करेगा ये भी आपको इसी व्लॉग में बताया जाएगा। और इमरान खान साहब की सियासत ख़त्म हो गई है, इमरान खान साहब माइनस हो गए और ये माइनस किसने किया है, पार्टी ने किया है या गवर्नमेंट ने किया है या फौज ने किया है, ये भी हम आपको आज के व्लॉग में पूरी तफसील के साथ बताएंगे। और इसके साथ साथ एक इंतहाई बुरी खबर है और वो ख़बर ये है कि हमारे एक मेजर साहब शहीद हुए हैं। और ये मेजर साहब वो थे जिन्होंने अभिनंदन को गिरफ़्तार किया था। ये शहादत कहाँ पे हुई और अब हम मज़ीद कितनी कुर्बानियाँ देंगे पाकिस्तान के नाम पे पाकिस्तानी, ये भी हम आपको आज के व्लॉग में पूरी तफसील से बताएंगे। लेकिन व्लॉग की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ये जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ये याद रखें कि हर अच्छी बात सदका जारिया होती है। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो किसी न किसी के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और हमने अपना कॉलम 0 पॉइंट अब ऑडियो फॉर्म में लॉन्च कर दिया है। आप इस लिंक पे क्लिक करके अब हमारा कॉलम सुन भी सकते हैं। और साथ ही हमने आपके लिए एक व्हाट्सएप कम्युनिटी क्रिएट की है। अगर आपको ताज़ा तरीन खबरों से दिलचस्पी है तो आप हमारी इस कम्युनिटी का हिस्सा ज़रूर बनिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़रूख़ अब्बास न्यूट्रल भाई जावेद चौधरी। मैं नाज़रीन ईरान का और इसराइल का जो तनाज़ा है वो अख्ताम पजीर हुआ। अभी तक यही अंदाज़ा किया जा रहा है कि शायद ये मज़ीद आगे तूल नहीं पकड़ेगा और ये जंगबंदी हो चुकी है। लेकिन ईरान ने एक ऐसा काम कर दिया है जो फिर लोग सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि क्या दोबारा अमेरिका या इसराइल अटैक तो नहीं करने जा रहे हैं। उन्होंने साफ कहा है कि हम अपना जौहरी प्रोग्राम बंद नहीं कर रहे। जो 60% तक इनरिच था ऑलरेडी जो है वो यूरेनियम अचानक कहाँ गायब हो गया, ये पूरी डिटेल से एक स्टोरी है। आपको ये टॉपिक समझ में मदद मिलेगी कि यह जंग वाकई ही रुकने जा रही है या नहीं। अच्छा, पहली बात तो ये है कि आप न्यूक्लियर प्लांट को समझने की कोशिश करो। न्यूक्लियर प्लांट जो है किसी एक ब्रीफकेस का नाम नहीं है, किसी एक कमरे का नाम नहीं है, किसी एक लेबॉर्ट्री का नाम नहीं होता। ये एक पूरा सेटअप होता है और जो मीलों पे मुश्तमिल होता है। और ये कोई ऐसा नहीं है कि एक कंपोनेंट है और उसी से आप जो है ना एनरिच कर लेते हैं किसी यूरेनियम को या प्लूटोनियम को। ये पूरा एक सेटअप होता है। सेटअप ये होता है कि आप तय दर तय आप इसको एक प्लांट को बनाते हैं जिसके अंदर पानी का चैनल भी होता है, वाटर चैनल भी होता है, क्योंकि उसने इसको पूरे सिस्टम को ठंडा करना होता है। और अगर वहाँ पे वाटर नहीं है तो तब भी आप इसको नहीं बना सकते। तो पानी का बंदोबस्त भी होना चाहिए और वाफर मिकदार में होना चाहिए। फिर इसके लिए एक ख़ास किस्म की बिजली होती है जो आपको मसलसल सप्लाई चाहिए होती है। ऐसा नहीं है कि पीछे से बिजली बंद हो और उसके बाद सारा प्लांट आपका रुक जाए, कि रुकने वाला काम इसका नहीं होता। ठीक है। फिर उसके बाद छोटे छोटे सेंट्रीफ्यूजेस होते हैं और ये छोटे छोटे होते हैं और ये हज़ारों की तादाद में होते हैं। कोई एक नहीं होता कि आपने एक के अंदर डाल दिया, ये उसके कंपोनेंट्स होते हैं छोटे छोटे और वो सारे मिल के फिर एक सेंट्रल फ्यूजीज सिस्टम बनता है। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे लस्सी नहीं होती। लस्सी के अंदर क्या करते हैं, आपके दही डालते हैं और उसको इस तरह हिलाते जाते हैं और वो लिक्विड होता जाता है, वो प्योरीफाई होता जाता है, उसके अंदर से मक्खन निकलता जाता है। ऐसे ही है ना, ऊपर आ जाता है। अच्छा, उसके अंदर अब यूरेनियम है। यूरेनियम जो है ना एक कुदरती एलिमेंट है, ज़मीन से निकलता है, ये ज़हन में रखो। और पाकिस्तान इस मामले में बड़ा लकी था कि पाकिस्तान की 3-4 ऐसी साइट्स हैं जहाँ पे यूरेनियम मौजूद था, तो हमने अपना यूरेनियम इस्तेमाल किया। और अगर आपके पास अपना नहीं होता तो फिर आपको इंपोर्ट करना पड़ता है। दुनिया में इस पर 2 बड़े मुल्क हैं जिनके पास सबसे ज़्यादा यूरेनियम है। एक कज़ाकिस्तान है जो बिल्कुल सेंट्रल एशिया के अंदर है, दूसरा ऑस्ट्रेलिया है। पहले कज़ाकिस्तान जो था नंबर 1 था और अब ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 है। तो अगर आपको फ्यूल के तौर पे चाहिए कि मसलन अगर पाकिस्तान के अंदर या किसी मुल्क के अंदर एक छोटा प्लांट लगा हुआ है और वो बिजली पैदा करने के लिए, तो फिर आपको ये यूरेनियम ख़रीदना पड़ता है कहीं ना कहीं से। पाकिस्तान के पास अपना है। अब सवाल ये है कि वो जो यूरेनियम है उसको आपने वेपन ग्रेड पे लेके आना होता है। पहले तो ये है कि अगर आप उसको ब्रेक करते हैं तो उसके अंदर से एनर्जी निकलती है और वो जो एनर्जी है वो बेसिकली आपको बिजली पैदा करके देती है या फिर वो बम के अंदर इस्तेमाल होती है।
अब सवाल ये है कि जो यूरेनियम है वो करता क्या है। यूरेनियम एक एलिमेंट है, यूरेनियम एक धात है, यूरेनियम एक मादा है जो ज़मीन के अंदर से निकलता है, बड़ा कम मादा है और उसको आपने पहले इन्हांस करना होता है, बिल्कुल इसी तरह। और सेंट्रीफ्यूजेस मुझे पता है, मैं जब कहूँगा ना फिर आप हंसोगे। अच्छा, वो मसलसल चलता है और चलने के बाद उसको अपग्रेड करता जाता है, उसको अपग्रेड करता जाता है और फिर वो अफसूदा जिसको कहते हैं, वो अफसूदा होता है, एनरिच होता रहता है, प्योरीफाई होता रहता है, एनरिच होता जाता है। और उसके अंदर से क्योंकि तापकारी निकलती है और तापकारी इतनी खौफनाक होती है कि अगर उसके करीब लोग हों तो वो लोग कैंसर पेशेंट हो जाते हैं या फिर हलाक हो जाते हैं या फिर फौत हो जाते हैं। तो अब जो लोग हैं उनको आपने बहुत डिस्टेंस पे रखना होता है, उसके लिए ख़ास कपड़े होते हैं और वो एक ख़ास लेवल पे जाके वहाँ से फिर वो सारे सिस्टम को ऑपरेट करते हैं। अब उसके लिए आपको बिजली चाहिए, बिजली के लिए ख़ास किस्म का ईंधन चाहिए, फिर आपको इसके लिए भारी पानी चाहिए होता है जिसको कहते हैं ना जी भारी पानी, हैवी वाटर। और ये ख़ास किस्म का पानी होता है, ये भी आपको इंपोर्ट करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि किसी जगह से भी आपको मिल जाएगा तो आप उसको चला लेंगे। और इसके साथ साथ जो सेंट्रीफ्यूजेस हैं उनके बाकायदा कुछ आलात हैं जो चंद मुल्क हैं जिनके पास इनकी एक्सेस है, या चंद मुल्क हैं जो इसको बना रहे होते हैं। ये ऐसा नहीं है कि हर मुल्क इसको बना सकता। और जब पाकिस्तान ने बनाया था और पाकिस्तान जब बना रहा था और उस वक्त क्योंकि लीबिया भी ट्राई कर रहा था, इराक भी ट्राई कर रहा था, तो उन दोनों के पास, लीबिया और इराक के पास बहुत पैसा था, तो उस पैसे से वो बहुत ज़्यादा चीज़ें ख़रीद रहे थे। तो उस वक्त फिर जो G7 है ना, अब G7 है, पहले G5 होते थे, फिर G6 होते थे, अगर आपको याद हो। इन्होंने फिर एक कोकम लिस्ट बनाई थी, उसका नाम है कोकम। और ये कोकम लिस्ट ये है कि ये सारे मुल्क बैठ के फैसला करते हैं कि कौन कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हमने किसी और को नहीं देनी, और उसके अंदर बाकायदा तय किया जाता है कि ये मुल्क है जिसमें ये टेक्नोलॉजी नहीं जाएगी, या ये धात नहीं जाएगी, या ये एजुकेशन वहाँ के किसी बंदे को नहीं दी जाएगी, या ये फार्मूला किसी के साथ शेयर नहीं किया जाएगा। और कोकम लिस्ट के अंदर उन्होंने फैसला किया था लीबिया को नहीं देंगे, इराक को नहीं देंगे। पाकिस्तान का कमाल ये था कि पाकिस्तान किसी न किसी तरीके से लेता रहा, या उस लिस्ट के बनने से पहले पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा चीज़ें हासिल कर ली, और उसमें डॉक्टर अब्दुल कदीर का बड़ा खास किरदार था। ठीक है, डॉक्टर साहब ने क्योंकि न्यूक्लियर साइंस पढ़ी थी और यूरेनियम अनरिच करने के वो प्रोजेक्ट के अंदर शामिल थे। 3 मुल्क थे उस वक्त, 3 मुल्कों ने मिल के ये सारा प्रोजेक्ट कल बनाया था। और उस वक्त जर्मनी था, हॉलैंड था और उसके साथ साथ बेल्जियम था मेरा ख्याल है। और डॉक्टर साहब क्योंकि उस वक्त जर्मनी के अंदर स्टूडेंट थे और फिर उसके बाद हॉलैंड के भी स्टूडेंट रहे हैं, तो उनको 3-4 लैंग्वेजेस आती थी, तो वो उनकी याददाश्त बड़ी ज़बरदस्त थी। तो वहाँ पे किसी को ना लिखने की इजाज़त होती है, ना रिकॉर्ड करने की इजाज़त होती है, तो उन्होंने तमाम नक्शे जो सेंट्रीफ्यूज के थे ना, वो सारे के सारे अपने ब्रेन में रखे हुए थे। ठीक है, तो वहाँ से देख के फिर उन्होंने बाद में जुल्फ़िकार भुट्टो साहब के साथ उनकी मुलाकात हुई, तो उन्होंने उनको दावत दी कि आप यहाँ पे आएँ। और यहाँ पे आकर उस बंदे का कमाल था कि वो कहीं ना कहीं से चीज़ें भी ले आया, आलात भी ले आया, जो कुछ नहीं मिल सके उनके नक्शे उनके जहन में थे, उन्होंने पाकिस्तान से बनवा लिए। और बहुत ज़्यादा लोग उन्होंने डेवलप किए जो जिन्होंने स्मगल करके ये चीज़ें पाकिस्तान को दी और पाकिस्तान ने आके फिर उसको बनाया। ईरान जो था, ज़ाहिर है पहला जो प्लांट था वो पाकिस्तान ने ईरान को दिया था, जिसे पाक 1 कहते हैं। और उसके बाद ज़ाहिर है किसी न किसी तरीके से ईरान ने भी इस टेक्नोलॉजी को डेवलप कर लिया। तो ये कोई एक ऐसी जगह नहीं है कि आपने बम मारी और वो ख़त्म हो गए, ये ध्यान में रखें, इसके पार्ट्स हैं। तो जिस तरह अमेरिका क्लेम कर रहा है ना जी कि फोर्दो पे उसने बम मारा है और उसके बाद ये सारी कैपेबिलिटी ख़त्म कर दी, तो ये मुमकिन नहीं है, ये ख़त्म नहीं हुई। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आप ये करेंगे कोई एक उसका कंपोनेंट होगा जो तबाह कर दिया होगा, तो वो दोबारा बना लें, कोई ऐसा इशू नहीं है। दूसरा, ईरानी बड़े स्मार्टली उन्होंने प्ले किया और कमाल ही कर दिया उन्होंने। देखें, उन्होंने प्रॉपर देखा कि अमेरिका के अंदर एक ऐसा बम है जो वो मारेंगे तो ये सारी साइट्स उड़ सकती है या इसराइल उसके ऊपर हमला कर सकते हैं। सब कुछ चीज़ों को जहन में रख के एक तो उन्होंने पूरे मुल्क के अंदर मुख्तलिफ प्लांट्स लगाए और वो सारे प्लांट्स उन्होंने बिखेर दिए जिसको कहते हैं। और दूसरा जो मेन प्लांट है वो उन्होंने इस तरह किया है कि वो ज़मीन के अंदर जाके और बहुत नीचे जाके उन्होंने बहुत हैवी कंक्रीट के साथ बनाया। तो अमेरिका ज़ाहिर है ऊपर उसने अटैक किया तो वो कितनी नीचे तक जा सकता था बम, मेरा नहीं ख्याल कि उसने मुकम्मल तौर पे तबाह किया होगा। और अगर तबाह किया भी होगा तो ऊपर बिल्डिंग्स होती हैं, जैसे हमारा कोर्ट है ना, उसके ऊपर बिल्डिंग ही थी और बाकी सारा टनल्स के अंदर था, नीचे था सारा। और वो भी पाकिस्तान ने बड़ी जल्दी जब उनका मसला हल हो गया, काम हो गया, तो वहाँ से एवैक्यूएट कर लिया था, निकाल लिया था। अब वो साइट आज भी है वहाँ पे, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि वहाँ पे कोई बहुत बड़ा अब काम हो रहा है। तो वो पाकिस्तान ने मुख्तलिफ हिस्सों में उसको भी तकसीम कर लिया था। बल्कि एक वक्त ऐसा भी था कि पाकिस्तान ने ये सारी चीज़ें मोबाइल भी कर ली थी कि गाड़ियों के ऊपर लाद के ना कभी इधर कभी उधर, ताकि वो किसी जगह ट्रेस ही ना हो। ठीक है, तो ये किया। तो मेरा नहीं ख्याल कि ईरान का ये सारा सिस्टम जो है ना तबाह हुआ होगा, एक चीज़।
दूसरी ये है कि अब पूरी दुनिया कहती है कि 408 किलोग्राम जो है ना एनरिच यूरेनियम है जो 60 दर्जे तक गई हुई है, जो 60% एनरिच हुई है। तो ये बड़ी खौफनाक है। मेरा ख्याल है शायद 30 ग्रेड तक या 30% उसको एनरिच करना ज़रा मुश्किल होता है, उसके बाद बहुत आसान हो जाता है। 60 जो है ना, आप समझे कि वेपन के करीब पहुंची है, वेपन ग्रेड के। अब इसको 90 क्रॉस करवाना कोई मुश्किल काम नहीं है, दिनों का काम होता है। लेकिन वहाँ पे क्योंकि ईरान के अंदर फतवा दिया हुआ था आयतुल्लाह ने कि इस टाइप का जो वेपन है वो हराम है, तो हम नहीं बनाएंगे, तो इस वजह से बनाया नहीं गया था। लेकिन 60 ग्रेड तक अगर उन्होंने इसको अपग्रेड कर लिया, एनरिच कर लिया, तो वो बिल्कुल वेपन के करीब पहुंचे हुए हैं। अब अमेरिका ने इतला दी, और कुछ लोगों का ख्याल ये है कि जो अमेरिका के एलाइज हैं उन सब के ज़रिए उसने इतला दी कि हमने अटैक ज़रूर करना है और वीकेंड पे करेंगे। दिन उन्होंने टाइम वगैरह नहीं उन्होंने डिस्कस किया, लेकिन बताया कि वीकेंड पे करेंगे। तो बेहतर ये है कि आप वहाँ से यूरेनियम निकाल लें, क्योंकि अमेरिका को अंदाज़ा था कि अगर ये यूरेनियम निकल गई यहाँ से, ताबकारी फैल गई, तो पाकिस्तान का भी बहुत सारा पोर्शन जो वो जाएगा, ईरान तो पूरा जाएगा, फिर उसके बाद सेंट्रल एशिया की 3-4 स्टेट्स हैं वहाँ पे अफेक्ट जाएगा, और साथ जो अरब कंट्रीज़ हैं, जो अरब स्टेट्स हैं जो इस वक्त एलाई हैं अमेरिका की, वो सारी भी इसका शिकार हो जाएंगे। दुनिया में सिर्फ अभी तक 2 ऐसे वाक़यात हैं जो बड़े खौफ हैं। चेरनोबिल का एक वाक़या है, शायद आप इसका नाम सुना होगा, यूक्रेन के अंदर था। वहाँ पे ही एटमी बिजली घर था, लेकिन वहाँ पे लीकेज हुई थी। लीकेज हुई, आज तक उस इलाके के अंदर असरात हैं और उस इलाके के अंदर कोई जानदार दाखिल नहीं हो सकता। और बल्कि उसमें से एक बंदा था, उसके ऊपर मूवी बनी है हॉलीवुड की, उसने अपनी जान पे खेल के, वो मर गया था, उसने वो गेट बंद किया किसी तरीके से। अगर गेट खुला रह जाता तो पूरा यूरोप गया था, क्योंकि उसके पास जो यूरोप को जो पानी जा रहा है वो चेरनोबिल के नीचे से गुजरता है। तो ये वाटर चैनल्स है ना ज़मीन के अंदर, तो अगर वो उसको बंद ना करता तो उस पानी के अंदर ताबकारी चली जाती और वो पानी यूरोप तक पहुंच जाता और आधा यूरोप फारग हो जाता, कैंसर पेशेंट हो जाता, मर जाते लोग। और दूसरा फुकुशिमा जो जापान के अंदर है, और वो भी एटमी बिजली घर है, और सुनामी आया था और उसमें लीकेज हुई थी, तो उसको कवर करने के लिए जापान ने बड़ा पैसा लगाया, और उसके बाद जापान ने तमाम एटमी बिजली घर पूरे मुल्क के अंदर बंद कर दिए। इतना खौफनाक चीज़ है। तो अगर ये अटैक के अंदर 408 ग्राम जो है, किलोग्राम जो है, अगर वो निकल जाता तो अब तक मेरा ख्याल है लाखों की लोगों की हलाकतें हो चुकी होती है सारी रीजन में। अमेरिका ने जानबूझ के किया और अच्छा किया उसने, लेकिन उसका ईरान को ये फायदा हुआ कि ईरान ने वहाँ से अच्छा किया कि बता दिया, और उसके बाद ज़ाहिर है फिर वो यूरेनियम ईरान ने निकाल लिया। अब सवाल ये है कि वो यूरेनियम गया कहाँ पे है, क्योंकि ईरान के अंदर ट्रेस नहीं हो रहा। जब यूरेनियम या इस किस्म के तापकार मादे मूव करते हैं तो सैटेलाइट भी उसको पकड़ लेता है। सैटेलाइट के पास बाकायदा इस किस्म के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इस किस्म के सॉफ्टवेयर्स हैं कि वो ज़मीन के ऊपर जो मूवमेंट है उसको ट्रेस कर लेता है, इस टाइप की। तो अगर वो किसी जगह मिल नहीं रहा ईरान के अंदर, तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर वो किसी हमसाय मुल्क में चला गया, वहाँ पे रख दिया गया, उन्होंने महफूज किया, और बड़ा असासा है ईरान के लिए, अब वो उसको लूज़ नहीं करना चाहेगा। कुछ लोगों का ख्याल ये, तजियाकारों का ख्याल ये कि रशिया चला गया और रशियंस ने उसको अपने पास महफूज कर लिया, और हो सकता है कि रशियन उसको अपग्रेड करके उसको 90% प्योर करके एनरिच करके ईरान के हवाले कर दें और ईरान उससे वेपन बना ले। अब सवाल ये कि क्या रशिया ऐसा कर सकता है? मेरा ख्याल है कर सकता है। उसकी वजह ये रशिया के ऊपर पाबंदियाँ हैं और ईरान के ऊपर भी पाबंदियाँ हैं। जब 2 मुल्कों के ऊपर पाबंदियाँ हैं तो वो कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, अलबत्ता ईरान NPT जो है उसका सिग्नेटरी है, तो ईरान ऐलान करने वाला है कि हम उससे निकलने वाले हैं। ईरान अगर उससे निकल जाता है तो NPT जो है उसके तहत भी IAEA जो है ना उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। 1 से 2 महीने का नोटिस है, नोटिस देना पड़ेगा, निकल जाएंगे। तो उसके बाद ये सारी सूरत चेंज हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि ईरान पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि अगर हटेगा तो ईरान का नुकसान बहुत ज़्यादा है। ठीक है जोसेफ, इसमें एक बहुत बड़ी बात मतलब मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ बेसिकली कि रशिया में जैसे, अच्छा ये फोर्दो की जो साइड है यहाँ पे कुछ ट्रक्स देखे गए, मतलब सेटेलाइट से जो विजिबल हुए थे कुछ अर्सा पहले यहाँ से निकाल लिया गया। अमेरिका ने जो अटैक किया है, अमेरिका ने जब अटैक किया तो उनका मकसद क्या वाकई तबाह करना था, या इनके न्यूक्लियर प्लांट को या इनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को 2-3 साल पीछे धकेलना था कि रीबिल्ड करने में टाइम लगेगा, जब तक वापस आएंगे या करेंगे तो हम दोबारा देख लेंगे? मकसद ये नहीं था। मकसद ये था कि क्योंकि इसराइल ने जंग छेड़ दी थी और अमेरिका इसराइल को बचाना चाहता था हर सूरत, क्योंकि ईरान ने जो रिटेलिएट किया ना वो उनके जहन में भी नहीं था किसी के कि इस टाइप का ईरान रिएक्शन देगा। तो उसको कवर करने के लिए उन्होंने ये किया। और मेरा ख्याल है डोनाल्ड ट्रंप का ख्याल ये था कि मैं एक बार हमला कर देता हूँ, कि नेतन्याहू बार बार ये कह रहा है हमला कर दूंगा, उसके बाद न्यू नॉर्मल हो जाएगा और सारी चीज़ें जो है ना उसको बंद करके हम ये मुआहदे की तरफ चले जाएंगे, पीस। और मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू के साथ ये वादा लिया होगा उसको कि मैं हमला कर देता हूँ, लेकिन उसके बाद तुम्हें जंग बंद करनी पड़ेगी। ठीक है। और उसके बाद इसीलिए 6 घंटे के अंदर, बल्कि 6 घंटे के बाद नेतन्याहू एग्री कर गया था कि मैं जंग बंद करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है। और ये जो अमेरिका का सारा सिचुएशन, आपको लगता है कि दोबारा अमेरिका हमला नहीं करेगा? क्योंकि
ईरान ने कह दिया है कि हम अपना जोहरी प्रोग्राम रोल बैक नहीं कर रहे, आपको लगता है दोबारा हमला हो सकता है? अब वही है ना कि अगर आसूदगी उन्हें नजर आ गई किसी जगह पे, प्लांट के अंदर एक्टिविटी हुई, तो फिर तो अमेरिका कुछ ना कुछ करेगा। लेकिन अगर वो नहीं होती और अब उसको ईरान उसको खुफिया रख लेता है, तो फिर तो अमेरिका कुछ नहीं कर सकेगा, बल्कि दुनिया की कोई ताकत भी नहीं कुछ कर सकेगी। ठीक है, चलें इसी से रेलेवेंट स्टोरी है अगली जी कि अमेरिका ने जी बदमाशी का ऐलान कर दिया दुनिया में। हम इस स्टोरी को इसलिए इस तरह ले रहे हैं कि जब मैं जो ट्वीट आपके सामने पढ़ने जा रहा हूं, आपको खुद ही वाज़ेह हो जाएगा कि ये चीज़ क्या है। ये जी डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट था कि ईरान विल नेवर रिबिल्ड देयर न्यूक्लियर फैसिलिटीज़। ये ट्रंप ने किया, उसे अटैक करते हुए जेडी वेंस साहब कहते हैं, वी आर सीइंग अ फॉरेन पॉलिसी डॉक्ट्राइन डेवलप दैट विल चेंज द कंट्री एंड द वर्ल्ड फॉर द बेटर। नंबर 1 वो कहते हैं क्लियरली डिफाइन अमेरिकन इंटरेस्ट। नंबर 2 नेगोशिएट एग्रेसिवली टू अचीव दैट इंटरेस्ट। नंबर 3 है यूज ओवरवेलमिंग फोर्स इफ नेसेसरी, कि अगर जरूरत पड़ी किसी भी नेगोशिएशन को करने के लिए तो हम फोर्स भी यूज कर सकते हैं। तो यही स्टोरी लेके जाते हैं चॉइस साहब के पास कि क्या न्यू नॉर्मल क्रिएट हो चुका है और अब अमेरिका दुनिया में किसी को भी मारने जा रहा है। अब ये ऐसी ट्रेडिशन नजर आ रही है, जैसे गजा के ऊपर ट्रंप ने जो स्टैंड लिया था वो आपके सामने है, सीरिया के ऊपर जो स्टांस था वो आपके सामने, इंडिया और पाकिस्तान के मामले में जो उसका स्टांस था वो आप देख लें, और अब ईरान और इसराइल के मामले में जो उसका स्टांस है वो बिल्कुल, और यूक्रेन के प्रेसिडेंट के साथ जो कुछ उसने किया, फिर जनूबी अफ्रीका के प्रेसिडेंट के साथ जो कुछ किया, तो मुझे लगता है कि वो बुली की तरफ चला गया है अमेरिका, और बल्कि ट्रंप चला गया है, और वो ईरान के ऊपर हमला करने से पहले कांग्रेस तक से वो राय लेना मुनासिब नहीं समझता, और उसकी इजाज़त के बगैर ही उसने हमला कर दिया। क्योंकि दूसरे मुल्क पर आप हमला कर रहे हैं बगैर किसी एग्रेशन के, तो आपको कांग्रेस से इजाज़त लेनी चाहिए थी आपको। तो मुझे लगता है कि इन्होंने न्यू नॉर्मल बना दिया है कि हम एग्रेसिवली बंदे को बुला के, जैसे कि उन्होंने ज़ेलेंस्की को बुला के जलील करके तो उससे कहा था, इस तरह बुलाएंगे, उससे कहेंगे, अगर वो नहीं मानेंगे तो वही काम करेंगे जो ईरान के ऊपर किया। तो मेरा ख्याल है पूरी दुनिया को उन्होंने डराना अब अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लिया। अब देखते हैं कि कौन खड़ा होता है अमेरिका के सामने, क्योंकि खड़ा तो कोई ना कोई होगा। इस तरह हो नहीं सकता कि इस तरह आप पूरी दुनिया को चला सकें। ठीक है, चलें जी नेक्स्ट स्टोरी हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट जी, उसकी तरफ चलते हैं। इमरान खान साहब जो हैं, अब उनकी सियासत का क्या बनेगा? कुछ सबूत इस तरह के सामने आए हैं, कुछ चीज़ें इस तरह की सामने आई हैं कि लग रहा है कि इमरान खान साहब की जो सियासत है वो मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो गई है, और मुस्तकबिल करीब में वो उठते हुए कहीं से नज़र भी नहीं आ रहे। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, डिटेल से स्टोरी जानते हैं। अब अलीमा खान साहबा का है, और उनकी गुफ्तगू है, उन्होंने सवाल उनसे किया था कि क्या इमरान खान साहब माइनस हो गए, तो उन्होंने कहा कि हाँ मुझे लगता है कि इमरान खान माइनस हो गया, और इमरान खान साहब वाकई माइनस हो गए, पार्टी ने उनको माइनस कर दिया। आप देख लें पिछले 15-20 दिनों की जो एक्टिविटी है उसके अंदर आपको इमरान खान किसी जगह नज़र ही नहीं आते। इमरान खान साहब ने जेल से मैसेज दिया था कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो उनकी वाहिद हुकूमत है उसको उन्होंने कहा था कि जो भी बजट बनाना है मेरी इजाज़त के बगैर आपने उसकी मंजूरी नहीं देनी। लेकिन उनके चीफ मिनिस्टर ने या उनके मिनिस्टर्स ने, उनकी गवर्नमेंट ने इमरान खान साहब की सपोर्ट लेना या उनसे मुलाकात करना मुनासिब नहीं समझा, और रात के अंधेरे में उन्होंने बजट पास कर दिया, जो एक हैरान कुन एलिमेंट था। और उसके बाद फिर बैरिस्टर सैफ आए और इमरान खान साहब को उन्होंने बताया कि जी वो हमारी मजबूरी थी और इस तरह ना करते तो ये हो जाता, लेकिन इमरान खान साहब नाराज़ हैं, और अब उन्होंने कहा है कि गंडापुर को बुलाएं। गंडापुर साहब मुझे नहीं लगता कि जेल जाएंगे, अगर जाएंगे तो ज़रा बेसी पूसी करवा के बाहर निकल के यही करेंगे कि इमरान खान जिंदाबाद, हम इनके साथ हैं, और बंदूकें लेके आएंगे अगली बार और गोलियां मारते हैं। तो वो जो बहनें हैं वो खासी मायूस हैं, क्योंकि इमरान खान बहुत मायूस है जेल के अंदर, और उसका ख्याल ये था कि उसने तहरीक का ऐलान किया तो पब्लिक बाहर निकलेगी, पब्लिक की तरफ से कोई रिस्पांस ही नहीं आया, और उसके बाद इमरान खान साहब को अपनी तहरीक ईरान को सामने रख के वापस लेनी पड़ गई। तो एक तो तहरीक कोई नहीं चल रही, दूसरा पार्टी थक गई हुई है, और यही एस्टेब्लिशमेंट चाहती थी, यही गवर्नमेंट चाहती थी कि थका के मारें इसको, क्योंकि पुराना प्रवर्ब है ना, लेट हिम टाइड फर्स्ट, तो ये लेट हिम टाइड फर्स्ट किया गया कि चलें जी थकने दें उनको। और इमरान खान अनथक है, लेकिन मेरा ख्याल इस मामले में अब वो थक चुका है, तो उसने भी अपने आप को सरेंडर कर दिया, हालात के रहमो करम पे छोड़ दिया। पार्टी गायब हो गई है, गंडापुर साहब गायब हो गए हैं, और अब फैमिली जो है ना उसके गायब होने का चांस भी बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि अलीमा खान साहबा जो वो भी न्यू नॉर्मल को मान चुकी हैं। अब तो वो ज़्यादा जोर भी नहीं देती, कोशिश करती हैं जेल में जाने की, नहीं उनको जाने दिए, चुप करके बैठ जाती हैं वो। और वो जो एक इनके थे ना नूरी नाथ उमर अयूब साहब, आप देख लें वो भी चुप करके बैठे हुए हैं। बैरिस्टर जो गौहर साहब हैं वो नज़र ही नहीं आते किस जगह। सलमान अकरम राजा साहब का देख लें अगर को आपने कोई बयान देखा हो, या उन्होंने चलो सर में खाक डाल के सड़क के ऊपर बैठे हो किसी जगह पे, तो वो ऐसा लगता है कि पूरी पार्टी जो है ना वो उन्होंने नए हालात के साथ समझौता कर लिया है। उनको अंदाज़ा हो गया है
कि अब मामला जो है ना इतना जल्दी हल नहीं होगा, क्योंकि दूसरी साइड पर ट्रंप जनरल आसम मनीर साहब को बुला के, फील्ड मार्शल आसम मनीर को बुला के ये कहते हैं कि मेरे बड़े एजाज़ की बात है मेरे लिए। आज तक वो किससे तमीज़ से पेश आया, तो हमारे जनरल साहब से तमीज़ से पेश आया, हमारे जनरल साहब के साथ और पाकिस्तान के साथ थे। तो वो बिल्कुल इससे जैसे हम पाकिस्तान जिंदाबाद कहते हैं ना, किसी ने ट्रंप ने कहना है पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। तो वो इस टाइप की सूरत हाल है। तो मुझे लगता है कि इमरान खान जो है ना उनकी पॉलिटिकल कैजुअलिटी हो गई है, और ये बड़ी बदकिस्मती है। और यही वो बात थी जिससे इमरान खान साहब को सब लोग डराते थे कि भाई ज़रा आसमान से नीचे उतरो, ऊपर से अल्लाह ताला ही होता है, वहाँ तक जाना मुनासिब नहीं है। लेकिन इमरान खान साहब तकब्बर के घोड़े पे बैठे हुए थे, नहीं रुक रहे थे। तो अल्टीमेटली मैं बार बार ये कहता हूँ कि ऊपर आप अल्लाह ताला से नहीं लड़ सकते, नीचे आप स्टेट से नहीं लड़ सकते, स्टेट से स्टेट वाले भी नहीं लड़ सकते। देख लें आप कि देखें जो यूनिफॉर्म में थे जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब, जब फारग किया स्टेट ने तो फारग कर दिया मुकम्मल तौर पे। और जनरल ज़ियाउल हक साहब देखें दुनिया से रुखसत हो गए, यूब खान के साथ क्या किया, जो उनके अपने बंदे थे स्टेट के। तो स्टेट जब फारिग करती है ना किसी को, तो वो बड़ा खौफनाक तरीके से करती है, फिर बंदा कितना ही ताकतवर क्यों ना हो उसकी कोई दाल नहीं गलती। तो इमरान खान साहब तो सिविलियन भी थे, और उसके साथ साथ गो इनकी अपनी पैदावार थी। बल्कि मैं अक्सर जो सीनियर्स हैं ना, जो पुराने जो इमरान खान साहब की रजीम में जिन्होंने बड़ा किरदार अदा किया था, तो उनको मैं अक्सर कहता हूँ कि ये आपका वो बम था जो आपके हाथ में फट गया। तो इमरान खान साहब एक ऐसा बम बनाया जो हाथ में फटा है, और उसकी मेन रीजन की वजह है पूरे इनरिच नहीं हुए। तो अब कैजुअलिटी हो गई इमरान खान साहब की, वैसे मुझे हमदर्दी है उनके साथ। लेकिन अब एक इसके अंदर चांस भी है, वैसे ऑनेस्टली कैच भी है। अगर इमरान खान साहब अब हालात से वाकफ़ हो गए हैं और वो अपनी स्ट्रेटजी चेंज करते हैं, और स्ट्रेटजी चेंज करके अंदर से एक नया इमरान खान निकलता है, तो फिर उसकी अपॉर्चुनिटीज़ या उसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अब देखते हैं कि वो अंदर वाला जो इमरान खान कब बाहर आता है और किस तरह वो अपनी स्ट्रेटजी चेंज करता है। अपनी पूरी सियासत पे यूटर्न लेना पड़ेगा। ठीक है, तो कोई हर्ज नहीं है। हाँ, सियासत में अगर वापस रहना तो मैदान में तो रहना पड़ेगा। मैदान में रहना। ठीक, चलें अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। है जी, ऐसे सपूत की आपको दास्तान सुनाने जा रहे हैं जी कि जिन्हें जब हम उनका रेफरेंस देंगे तो फ़ौरन पहचान जाएंगे ये कौन थे। लेकिन हमारे फ़ौज के वो बेटे जब जंग में जाते हैं और लड़ते हैं तो इनके नाम हम नहीं जानते होते। हमें इनका पता तभी चलता है जब ये कोई बहुत बड़ा बहादुरी का कारनामा करते हैं जी, या ये झंडे में लिपट के वापस अपने घर आते हैं और वतन देखता है जी कि एक और बेटा उस पर कुर्बान हो गया। इसी तरह एक और मेजर साहब शहीद हुए हैं। ये मेजर साहब कौन थे और इससे पहले ये कौन सा कारनामा कर चुके थे, ये डिटेल से स्टोरी आपको बता। अब देखें, मेजर सैयद मुगीज़ अब्बास शाह इनका नाम है, 37 साल इनकी उम्र है। पाक फौज का ये हिस्सा थे और हिस्सा हैं, क्योंकि जो शहीद होता है वो दुनिया से रुखसत नहीं होता, वो ज़िंदा होता है। तो किसी भी शहीद को था कहना मेरा ख्याल है ये भी शहादत की तौहीन है। तो अभिनंदन को उन्होंने गिरफ़्तार किया था समानी के अंदर, जब ये 2019 में उसका जहाज़ गिरा था, तो ये उसको अपनी जीप में बिठा के लाए थे और बड़ा मशहूर वो हुआ था। बल्कि जान भी बचाई उसकी अभिनंदन की, क्योंकि उसने नीचे गिर के लोगों से कहा था कि मैं इंडिया में हूँ या पाकिस्तान में हूँ, तो लोगों ने कहा इंडिया में, और उसके बाद लोगों ने पेंटा भी लगाना शुरू कर दिया उसको। तो बड़ी मुश्किल से फ़ौज ने उसकी जान बचाई और फिर उसको जीप में बिठा के ले गए। शायद मेरे ख्याल मंगला में लेके गए थे, मंगला कैंट जो था। ऑफिशियली अरेस्ट ये करके ऑफिशियली अरेस्ट इन्होंने किया था, तो उस वजह से ये उस वक्त ज़माने में बड़े मशहूर हुए थे। जनूबी वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन हुआ है जिसमें 11 ख़वारिज जो है उनको मार दिया गया है, 7 ज़ख्मी हुए हैं और 2 लोग हमारे शहीद हुए। एक मेजर साहब शहीद हुए हैं, दूसरे लांस लाइक हैं जिब्रानुल्लाह। तो अब इनके लिए दुआ की जा सकती है और साथ साथ ये भी बताया जा सकता है कि ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान के असल मौसन हैं। अगर ये ना हो तो आप और मैं भी ना हो। और ये जो हमारे मुल्क में बिजली चल रही है और ये जो यूट्यूब चल रही है, जो हम व्लॉग्स कर रहे हैं और जो आराम से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो उसकी बुनियादी वजह यह है कि कुछ लोग हैं जो हमारी इस ज़िंदगी के लिए अपनी जान दे रहे हैं, हमारी आज़ादी की कीमत ये अदा कर रहे हैं। मेरा ख्याल है पूरी कौम को इनके लिए दुआ भी करनी चाहिए और इन्हें सलूट भी करना चाहिए। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। नाज़रीन, आपने आज का व्लॉग देखा। ईरान और अमेरिका या जो इजराइल की जंग थी, इसमें 2 बड़ी कैजुअलिटीज़ हो गई हैं। एक तो हुई नेतन्याहू की सियासत की, और दूसरी उन्हें देखने वाले उन्हीं के भाई मोदी साहब की। मेरे फेवरेट टॉपिक है मोदी साहब। तो मोदी साहब ने, मैंने सुना है कि गौमूत्र के 2-3 ग्लास आगे पीछे चढ़ा लिए, बस नहीं ये पता चला कि ईरान जीत गया। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।